Hello students, today we are going to read a poem from the book First Flight for class 10. The poem is Dust of Snow, written by the famous American poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखे हैं अमेरिका के जाने माने कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Once again, I am reading the poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So I have completed the poem. Now look at the summary of the poem. What does the poet want to convey throughout the poem? इस कविता के माध्यम से पोएट हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये हम लोग इस पोएम के समरी के माध्यम से समझेंगे। द पोएम इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल बट कंटेन्स अ डीपर मीनिंग। जैसे कि हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि ये जो कविता है बहुत ही छोटा सा है और सिंपल सा है, लेकिन जब हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही गहरा मीनिंग है। One day, the poet was walking on a road by the side of a hemlock tree which was covered with snow. तो एक विंटर सीजन में एक दिन पोएट क्या कर रहे थे, रोड पे चल रहे थे। कैसा रोड था? रोड के दोनों साइड में हेमलॉक ट्री था। अब ये हेमलॉक ट्री है क्या? हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट जिस विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हेमलॉक ट्री जो होता है वो जनरली एक जहरीला पौधा या पेड़ होता है जिस पे हम लोग सफ़ेद फूल देखते हैं। तो जैसे ही ये विंटर सीजन था तो पूरा हेमलॉक ट्री कैसा था? पूरा हेमलॉक ट्री बर्फ से ढका हुआ था। However, a crow shook the tree and some light and delicate snowflakes fell upon the poet. तो पोएट जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचे, पेड़ के ऊपर क्या था? एक क्रो था, एक कौवा था, जो कि जैसे ही ट्री के ऊपर मूवमेंट किया तो कुछ बर्फ पोएट के ऊपर गिर गया। तो देखो, लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि धूल। तो यहाँ पे डस्ट कोई धूल नहीं है, इसको मेटाफोरिकली यूज किया गया है। जैसे ही बर्फ, बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा बर्फ का जो पेड़ के ऊपर जमा हो गया था, क्रो की मूवमेंट की वजह से पोएट के ऊपर जैसे गिर जाता है तो लगता है जैसे कि कोई पेड़ से धूल झड़ रहा हो पोएट के ऊपर। तो इसीलिए पोएम का टाइटल हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट स्टैंजा अगर हम लोग देखें तो देखेंगे दिस इंसिडेंट चेंज द माइंड ऑफ द पोएट। ये जो घटना है पोएट के ऊपर बर्फ का गिरना, ये क्या करता है? पोएट के माइंड को कंप्लीटली चेंज कर देता है। द पोएट वॉज ग्लूमी फॉर सम अननोन रीजन। पोएट जो थे वो दुखी थे जिसका कारण हम लोगों को पता नहीं है। बट नाउ द रेस्ट ऑफ द डे इज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। लेकिन पोएम के लास्ट में पोएट हम लोगों को बताते हैं कि समहाउ ही हैज मैनेज्ड टू सेव सम पार्ट ऑफ द डे, जो कि वो बचाने में सक्षम हुए पूरे दिन के कुछ पार्ट। नहीं तो उनका माइंड कैसा था? दुखी था, वो अफसोस के साथ जी रहे थे। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम को हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी कम टू नो दैट द पोएट वॉज इन बैड मूड। पोएम को पढ़ने के बाद हम लोगों को तो ये क्लियर हो जाता है कि कवि जो थे उनका मूड थोड़ा सा खराब था।
but his mood was changed by the motion of a crow as some snowflakes fell upon him from the hemlock tree. लेकिन पोएट का मूड चेंज हो जाता है कैसे? जैसे ही वो हेमलॉक पेड़ के नीचे आते हैं और एक कौवा उसमें मूवमेंट करने के बाद थोड़ा सा बर्फ पोएट के ऊपर गिरा देता है। तो पोएट ने अभी हेमलॉक ट्री का ही यूज क्यों किया? विंटर में तो पोएट चाहते तो वो मैपल ट्री या ओक ट्री या पाइन ट्री का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते थे। तो यहाँ पे एक समझने का चीज़ है और एग्जाम में क्वेश्चन भी देता है इससे कि हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, बोथ दिस थिंग्स, दोनों ही चीज़ क्या है, इज जनरली कंसिडर्ड ओमिनस एसोसिएटेड विथ एविल। हम लोग मानते हैं कि हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला ट्री है और क्रो कौवा क्या है, अमंगलकारी चीज़ है, एसोसिएटेड विथ एविल, इसका कनेक्शन किससे है, शैतान से। बट द पोएट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज दैट एवरीथिंग फाउंड इन नेचर इज गुड। बट कवि क्या बोलते हैं कि हमारे प्रकृति में कोई भी चीज़ हम लोगों को मिले, कोई भी चीज़ वो खराब या अच्छा नहीं होता है। प्रकृति में जो भी चीज़ हम लोगों को मिलता है वो सारा ही अच्छा चीज़ है। एंड दे टू कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। और क्या, वही सब चीज़ हम लोगों के लिए सुख और आनंद ला सकता है। द पोएट ऑलरेडी लॉस्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डे इन सैडनेस। कवि ने अपने दिन का कुछ हिस्सा दुख में बिता दिया, लेकिन अभी जैसे उनका माइंड चेंज हो गया है। कैसे? वही पेड़ के ऊपर से बर्फ गिरने के बाद। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। और अभी कवि क्या बोल रहे हैं कि नहीं, और मैं इस दिन को बर्बाद नहीं करूँगा, बाकी दिन का मैं पूरा लाभ उठाऊंगा। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द एनालिसिस ऑफ द पोएम। नाउ कमिंग टू द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इसका राइम स्कीम कैसा है, तो चलिए फिर से और एक बार इस पोएम को पढ़ते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो देखिए फर्स्ट लाइन का एंड किस वर्ड से होता है, क्रो। और थर्ड लाइन देखिए स्नो, तो क्रो और स्नो ये दोनों में मिलता है, तो इसीलिए ये दो को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। क्रो हो गया ए, स्नो हो गया ए। फिर देखिए शूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी एंड ट्री दोनों का राइम स्कीम मिलता है, तो दोनों को हम लोग डिनोट करेंगे बी से। तो हम लोग अभी फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम क्या देखते हैं, ए बी। द वे ए क्रो ए, शुक डाउन ऑन मी बी, द डस्ट ऑफ स्नो ए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री बी। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम है ए बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो देखिए हार्ट और पार्ट दोनों में मिलता है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। और मूड एंड रूड दोनों मिलता है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से। तो सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया सी डी। तो पूरे पोएम का अगर राइम स्कीम हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, ए बी सी डी। Now coming to a special feature of the poem, the literary devices। देखिए आप लोग अगर इस पोएम को देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि पूरे पोएम में एक फुल स्टॉप है। मतलब पोएट ने क्या किया है, एक ही लाइन को थ्रू आउट द पोएम कंटिन्यू किया है। ऐसे लिटरेरी डिवाइस को बोला जाता है एंजाममेंट। तो एंजाममेंट क्या होता है, continuation of a sentence without a pause or break। एक ही सेंटेंस का continuation, कोई भी ब्रेक नहीं लगता है उसमें। देखिए जैसे द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued।
तो देखिए लास्ट में जाके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, एक ही थॉट प्रोसेस दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, तो इस डिवाइस को बोला जाता है एंजैम्पमेंट। अभी हम लोग चलेंगे कि दूसरा लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे क्या है। तो पहला जो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे पोएट यूज करते हैं वो है एजोनेंस। देखिए, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन, बार बार ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ओ क्या है, एक भावेल है। कोई भी पोएम के लाइन में जब कोई भी भावेल का बार बार, भावेल साउंड का बार बार यूज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एजोनेंस। तो शुक डाउन ऑन मी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। नेक्स्ट, ऑफ अ डे आई हैड रीड, एकदम लास्ट लाइन। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड डी का बार बार यूज होता है, डे आई हैड रीड, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड का जैसे बार बार यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंस। फिर देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट, एस, एस इज रिपीटेडली आतर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे एलिटरेशन। इस पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलेंगे एलिटरेशन। ओके, तो आज हम लोग इस पोएम के पूरे समरी पढ़े, एनालिसिस देखे, राइम स्कीम्स देखे। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट फीचर्स को नोट करके रखिएगा। अभी और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।